हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेट्स। सेट्स वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, ये बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे इसको इजीली वे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म जो हम पढ़ेंगे वो होता है व्हाट इज सेट्स। तो सेट का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे क्या लिखा हुआ है, द ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब पता है वो क्या होता है? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो आंसर्स या वो ग्रुप जो यूनिवर्सली ट्रुथ माना जाए या हर जगह सेम आंसर है, वो वेरी ना रहे। अगर आंसर वेरी नहीं करेगा तो वो हमारा सेट्स कहलाएगा। एग्जांपल के लिए अगर हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा है या नेचुरल नंबर लेस देन 5, क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग ये आंसर बोलेंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो बेस्ट क्रिकेटर तो आंसर वेरी करेगा। धोनी, सचिन की कोई भी हो सकता है, कोहली, एबी डिविलियर्स। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होंगे जो वेरी करते हैं वो हमारे सेट्स में नहीं आते हैं, और जो आंसर वेरी नहीं करेंगे वो हमारे सेट्स में आएंगे। यानी कि ऑल द वेल डिफाइंड ग्रुप, ध्यान रखिएगा, वेल डिफाइंड ग्रुप इट्स कॉल्ड सेट। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा मेन सेट्स में होता क्या है। पहली चीज़ तो हम सेट में उन ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाने के लिए हम लोग इस तरह से कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी सेट्स होंगे वो बनते हैं हमारे किसमें? कर्ली ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट के बिना सेट्स की वैल्यू नहीं होती है। सारे ग्रुप, अगर हमने बोला नेचुरल नंबर लेस देन 6, जैसा कि पूछा तुमने, आंसर आएगा 1 2 3 4 एंड 5। नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इसी में अब अगर हम सेट को नेम करते हैं, यानी कि अगर हम सेट का नाम डाल दें और नेमिंग कर दें, तो हमने लिखा लेट ए इक्वल्स टू, एक सेट गिवन है ए बी सी। ठीक है, ये हमारा गिवन सेट है। लेट ए इक्वल टू ए बी सी, ये गिवन है। तो अब जो मेरा ए है वो हमारे सेट के अंदर आ रहा है, यानी कि ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट। जब कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है तो उसके लिए सिंबल होता है ये, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू और द एलिमेंट ऑफ। तो इसका मतलब है स्मॉल ए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर? बी इज द एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन अब बार बार लिखा होता है डी, अब डी तो उसके अंदर है नहीं, तो लिखेंगे डी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा इस तरह से। तो ये हमारा सेट होता है, सेट को डिफाइन करते हैं हम लोग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग लिखते हैं किसमें? कर्ली ब्रैकेट में। अब हमारा जो कर्ली ब्रैकेट में कैसा काम करता है जरा वो देखिए। इसके बाद ये बिलोंग्स टू हो गया। अब सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज टू राइट डाउन द सेट। नंबर 1 बूस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान रखिए, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली खुद आके किसी चीज को रिप्रेजेंट करें। सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली खुद आके किसी को रिप्रेजेंट करें तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। या इसको बोलेंगे द ऑल द एलिमेंट्स विच कम्स बाय कॉमा, जो कॉमा के साथ में आए। जैसे द ग्रुप ऑफ, समझिएगा, द ग्रुप ऑफ ऑल द वॉवल्स, तो क्या बनेगा? ए ई आई ओ एंड क्यू, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। इसी को अगर हमको लिखना हो सेट बिल्डर में, तो सेट बिल्डर का मतलब होता है लैंग्वेज फॉर्म, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का यूज करते हैं इसमें। तो स्टार्ट क्या होते हैं? एक्स से, एक्स सच दैट, समझिएगा, एक्स सच दैट, यहाँ पे उसकी लैंग्वेज एक्स इज एन सॉरी अ वॉवल। क्लियर? तो दो तरह से इक्वेशन होती है, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको आइडेंटिफाई करना होता है या कन्वर्ट करना होता है। ध्यान रखिए, आइडेंटिफाई करना होता है या कन्वर्ट करना होता है। जैसे एक सेट दिया हुआ है 2 4 6 8, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में। समझिएगा, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में, तो कैसे करेंगे? हमको देखता है कि 2 4 6 8 दिया हुआ है, यानी कि ये मल्टीपल ऑफ 2 का है। तो उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। एक्स, समझिएगा, सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n, कुछ भी ले सकते हैं एनिमल, तो हमने लिया 2n, और वेयर n बिलोंग्स टू n, यानी कि जो स्मॉल है वो नेचुरल नंबर है, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि n हमारा नेचुरल नंबर है जो कि 4 से छोटा या इक्वल है।
और इक्वेशन ये है, यानी कि अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 टू ज़ा 2, 2 लेंगे 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6, 4 टू ज़ा 8 है। तो ये हमारा हो गया कन्वर्ट रोस्टर से सेट बिल्डर में। इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें, जैसे हम कन्वर्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कन्वर्ट करें सेट बिल्डर से रोस्टर में। अब देखिए क्या लिखूंगा, जैसे x इक्वल टू दी पावर n एंड n बिलोंग्स टू n और n लेस देन इक्वल टू 5। देखिए समझिए, अब 2 की पावर n लिखा हुआ है और जो n है नेचुरल नंबर है और n हमारा लेस देन इक्वल टू 5 है। इसका मतलब है जो स्मॉल n की वैल्यू होगी वो होगी 1 2 3 4 एंड 5। अब जरा निकालते हैं, पुट करते हैं। अगर हम n की जगह पहले 1 लेंगे, 2 1 जा 2, 2 का स्क्वायर 4 क्यूब 8 16 एंड 32। दिस इज हमारा सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से कि दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर से कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर से करते हैं रोस्टर में। तो अभी हम लोग सेट्स के बारे में बता रहे थे, सेट को लिखते किस तरह से हैं, दो तरह से। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो क्वालिटी होती है दैट इज नॉट बिलोंग टू सेट, क्वांटिटी बिलोंग्स टू सेट। क्वालिटी डजंट बिलोंग टू सेट बट क्वांटिटी बिलोंग्स टू सेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट पोएट या बेस्ट राइटर्स, ये सब जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सेट में नहीं आते हैं क्योंकि ये आंसर वेरी करेंगे। लेकिन जो न्यूमेरिकल आंसर होते हैं, नंबर आंसर होते हैं या वर्ड अल्फाबेटिकल आंसर होते हैं, जैसे एप्पल्स का सेट, एप्पल्स के लेटर का सेट, ये सब हमारे सेट में आते हैं। तो कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे पहला, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे सिंबल है, बताना है कि बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा है। आपको दिख रहा होगा कि 1 हमारा सेट के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 बिलोंग करेगा ए को। 2 है तो 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, बट 6 सेट के बाहर आ गया तो 6 डजंट बिलोंग्स टू ए एंड 7 डजंट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? इतना आपको समझना होगा, बहुत ईजी है कि 1 बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू, ये हमारा होता है बिलोंग्स टू और ये होता है डजंट बिलोंग्स टू। क्लियर है? ध्यान रखिए इस चीज़ को। उसके बाद अब कुछ चेंजमेंट करने हैं। ये हमारा सेट बिल्डर है, इसको चेंज करना है रोस्टर में। लिखा हुआ है एक्स इज एन इंटीजर -1/2 से 9/2। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है सारे होल नंबर्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ध्यान रखिए, ऑल द होल नंबर्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो अब ये हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग -1/2 के पहले क्या आता है, क्योंकि इसके तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि इधर की ओर बढ़ेंगे राइट साइड में, इसकी लेफ्ट साइड बढ़ेंगे। तो 9/2 का मतलब वो 4 होल 1/2। समझिए 9/2 का मतलब वो 4 होल 1/2 और -1/2, तो ऑब्वियस बात है नंबर लाइन से 1 के पहले आएगा। तो जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 0 1 2 3 एंड 4। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। क्लियर? समझिए सिंपल है, सिर्फ आंसर के अकॉर्डिंग करना है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड एलिफेंट। एलिफेंट के सारे लेटर्स का सेट बनाना है। तो इजी है, एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, सेट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है। यानी कि अगर हम उसको बार बार लिखेंगे बार बार तो उसको एक ही बार माना जाएगा। एग्जाम्पल की है, जैसे अगर लिखा हुआ है 2 2 2 2, तो इसको हम लोग सिर्फ 1 2 मानेंगे। सेट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है क्योंकि वो सिर्फ एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो बताता है कि ये चीज़ ग्रुप में है। अब देखिए इसका बनेगा E L P H E N एंड T। तो समझ आ गया होगा। एलिफेंट के सारे लेटर्स का जो सेट बनेगा, यानी कि अगर हम स्कूल का सेट बनाएंगे स्कूल के लेटर्स का, तो बनेगा S C H O एंड L। एप्पल का बनाएंगे तो A P L E। कोई भी लेटर्स को या वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये तो इजी आपको बताया था हमने भी। इसको चेंज करना है सेंटर में, तो 3 9 27 81 ये आपको दिख रहा है 3 की पावर है। पहला है 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4। इजी है, आप लोग कर लेंगे कुछ भी। रिव्यू कर रहे हैं x सच दैट x इक्वल्स टू 3 की पावर n। रिव्यू किया था जैसे एग्जांपल x इक्वल टू 3 की पावर n, जहाँ पे n ऑब्वियस सी बात है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सबको आ गया समझ में। और जो n की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, तो जो n है वो उसको हम लेंगे लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है,
तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से रोस्टर। थैंक यू वेरी मच। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेट्स। अब काइंड ऑफ सेट के बहुत सारे काइंड होते हैं, चालू करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है सिंगलटन सेट। समझिएगा, सिंगलटन सेट। पहला सेट होता है सिंगलटन सेट। देखिए सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऑल द सेट्स हैविंग वन एलिमेंट। समझिएगा, ऑल द सेट्स हैविंग वन एलिमेंट, यानी कि जिन सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब एग्जांपल के लिए जैसे x सच दैट आप इक्वेशन दिए x + 5 = 6 एंड x बिलोंग्स टू n। ये हमारा एक सेट है, x + 5 = 6 ये हमारी कंडीशन है और x हमारा नेचुरल नंबर है। तो क्या आंसर आएगा इसका? आंसर आएगा x = 1 है। तो सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी कि इस सेट में एक केवल एक एलिमेंट है, तो ये हमारा हो गया सिंगलटन सेट। क्या हो गया? सिंगलटन सेट। ध्यान रहेगा, सिंगलटन सेट का मतलब होता है द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। देखिए जैसे लिखा हुआ है x सच दैट x² = 4। अगर लिखा होता x बिलोंग्स टू n और इसी में दूसरा इक्वेशन है x बिलोंग्स टू i। एग्जांपल दे रहा है, ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये हमारा इंटीजर है। अब अगर नेचुरल नंबर दिया हुआ उसका आंसर क्या आएगा पहले वो समझिए। अगर x² = 4 है तो x = आएगा ±2। देखिए आराम से, x = आएगा ±2। अब ±2 में पॉजिटिव 2 भी नेगेटिव 2 भी है, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर है तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा सिर्फ 2 और इसमें बनेगा -2 and +2 बोथ। देखिए नेचुरल नंबर में बनेगा सिर्फ 2 और इंटीजर में बनेगा -2 and +2। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा हो गया सिंगलटन सेट, ये हमारा सिंगलटन सेट नहीं हुआ। तो ये होता है सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब होता है ऑल द सेट्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन। ये पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा एक होता है फाइनाइट सेट। ठीक, एक होता है इनफाइनाइट सेट। नंबर 2 है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से समझ में आ रहा होगा। फाइनाइट सेट का मतलब होता है द सेट हुज एलिमेंट कैन बी काउंटेड, यानी कि जिनके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। कर सकते का मतलब हो दीजिए, जैसे किसी सेट में 5 एलिमेंट है, किसी में 6 एलिमेंट है, किसी में 7 एलिमेंट है, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। तीसरा होता है इनफाइनाइट। आपको समझा रहा होगा। देखिए इनफाइनाइट का मतलब ऑब्वियस सी बात है जिनको हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जिनको काउंट नहीं कर सकते वो होता है इनफाइनाइट, जिनको काउंट कर सकते हैं वो होता है फाइनाइट सेट। क्लियर है? तो एक हुआ फाइनाइट, एक हुआ इनफाइनाइट। तो जिनको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट, जिनको काउंट नहीं कर सकते वो होता है इनफाइनाइट सेट। अब एग्जांपल, अगर a = 1 2 3 4 5, तो ये सारे एलिमेंट हम काउंटेबल है, यानी कि दिख रहा है 5 एलिमेंट है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने बोला x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू n। अगर सिर्फ तरह लिखा हुआ है, सिर्फ तरह लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू अनलिमिटेड हो गई। अनलिमिटेड मतलब इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2 4 6 8। ये हमारा बन गया इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है। जब तक कंडीशन नहीं दी जाती तो वो फाइनाइट नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। लेकिन अगर लिखा होता कि n < 10 या 5 या 4, ऐसा कुछ लिखा होता तो ये हमारा काउंटेबल हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर दें। अगर यहाँ लिखा है 5, तो यानी कि 4 एलिमेंट होंगे, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ 2 4 6 and 8। ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। क्लियर? समझिए, जहाँ पे काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट सेट, जहाँ काउंट ना कर सकते हो वो होता है इनफाइनाइट सेट। अब कुछ और चीजें इसमें होती हैं। यहाँ पे a में 5 एलिमेंट है, तो हम लोग लिखेंगे n a = 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a = 5। यहाँ पे जो n होता है, n, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ये हमारा नाम है, n को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर है विच शो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट।
जो जो टर्म नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करे उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, इसको डिफाइन करते हैं एन से। तो ये हमारा हो गया सेकंड सेट फाइनाइट, तीसरा हो गया इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। अब हमारा जो फोर्थ सेट है फोर्थ नेक्स्ट जो सेट है वो हमारा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो नाम से समझ में आता है। एम्प्टी का मतलब हुआ द सेट हैविंग जीरो एलिमेंट, यानी कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। याद ध्यान रखिए, जैसे मैं बोला अल्फाबेट बिटवीन ए एंड बी, एंड अल्फाबेट बिटवीन ए एंड बी, कोई आंसर नहीं आएगा। या मैं बोला नेचुरल नंबर लेस देन 1, कोई आंसर नहीं आएगा। या अगर हम बोले एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अब नेगेटिव है तो नेगेटिव का तो रूट होता नहीं है, यानी कि ये नॉट रियल हो गया। तो ये सब हमारे सेट हो गए एम्प्टी सेट। इसको हम लोग खाली एम्प्टी ही बोलते हैं, नल सेट बोल सकते हैं या वॉइड में, यानी कि इसको बोल सकते हैं नल सेट या वॉइड। तीन नाम होते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड में। क्लियर? तो अब एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट में द सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। लिखने का तरीका क्या होता है? या तो उसको सिर्फ 5 लिखेंगे, सिर्फ 5, या फिर एक एम्प्टी ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे। समझिए, या तो सिर्फ 5 लिखेंगे या एम्प्टी ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे। तो ये दोनों होते हैं रिप्रेजेंट करने का तरीका एम्प्टी सेट को। ठीक है, जैसे इसका जो आंसर आएगा रोस्टर फॉर्म में वो बनेगा सिर्फ 5, यानी कि देयर इज नो एलिमेंट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें, अगला एम्प्टी के बाद फाइव नेक्स्ट जो सेट है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट हमने कहा था काफी सारे सेट जो है नाम से आपको समझ में आ रहे होंगे। जो इक्वल सेट हमारा बन रहा है इक्वल सेट, उसमें क्या हो रहा है? इक्वल सेट का मतलब है इफ टू और मोर सेट हैविंग सेम एलिमेंट्स। क्या समझिएगा? टू और मोर सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, यानी कि जिन सेट्स में सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं। सेम का मतलब बिल्कुल सेम होते हैं। ऑर्डर से मतलब ये होता है जैसे 1 2 3 या 3 2 1 एक ही बात है, बस एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, वो हमारे इक्वल सेट कहलाते हैं। एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्लो एंड वोल्फ। समझिए, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्लो एंड वोल्फ। अब फ्लो एंड वोल्फ, फ्लो को आप देखो FLO W, क्लियर है? वैसे वोल्फ का बनेगा WOLF। तो फ्लो का FLOW, वोल्फ का WOLF। ऑर्डर चेंज है लेकिन एलिमेंट सारे सेम है। यहाँ भी F है, यहाँ भी है LO एंड W। लेटर्स अगर सारे सेम है कि सारे एलिमेंट्स अगर सेम है तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। क्लियर है? आपको समझ आ गया कि दो या दो से ज़्यादा सेट अगर उनके सारे एलिमेंट सेम होंगे इट इज नोन एज इक्वल सेट। अब नेक्स्ट जो आ है वो इसी से बिलोंग करता है, वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है? इक्वल सेट सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है टू और मोर सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वल में क्या था? सेम एलिमेंट, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, सिर्फ उनके नंबर सेम होने चाहिए। नंबर का मतलब है कार्डिनल नंबर से है। ठीक है, जैसे सेट A 1 2 3, सेट B A B C। अब एलिमेंट्स तो सेम नहीं है लेकिन इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब हुआ Na इक्वल टू NB। ये हमारा हुआ इक्विवेलेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने पढ़ लिया, ठीक है? कौन कौन से पढ़े हैं ध्यान रखिए? सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट। ये हमारा 6 नंबर था इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है? अभी आप बोला कि थ्योरेटिकल क्लास चल रही है, एक्सरसाइज की क्लास आपको बाद में दी जाएगी, तो थोड़ा थ्योरी आपको चाहते हैं कि इसको पहले ढंग से पढ़िए, रिवाइज करिए। चैप्टर ईजी है लेकिन इसका यूज़ बहुत है, चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये पूछा जाता है हमारे
नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा इसके बाद रिलेशन फंक्शन बहुत यूज होगा, प्रोबेबिलिटी बहुत यूज होता है, इसलिए चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या तो इक्विवेलेंट ए बी एन ए हो गया इक्विवेलेंट सेट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। ठीक है, तो नंबर 7 जो है, नंबर 7 सबसेट, थोड़ा वाइड टॉपिक है, ध्यान समझिएगा इसको। सबसेट देखिए, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। लैंग्वेज को ध्यान सुनिएगा, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे हम इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि ए के जो भी एलिमेंट है वो सारे बी में होने चाहिए और बी के एलिमेंट ए में, ऐसा नहीं बोला हमने। यानी कि ए में अगर दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी इज गिवन 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान देखिएगा, ए में दिया है 1 2 3, बी में दिया है 1 2 3 4 5। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल ध्यान से क्लियर सुनिएगा, a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो a के सारे एलिमेंट b के अंदर है, तो a इज नोन एज सबसेट ऑफ b। और अगर c b दिया होता 1 2 3 4 5, तो देखिए क्योंकि दोनों इक्वल है तो b ऑल्सो कैन बी सबसेट ऑफ c एंड c ऑल्सो कैन बी सबसेट ऑफ b। यानी कि जो b है वो सबसेट हो सकता है a का, c का सॉरी, और जो C है वो हो सकता है B का, आपस में हो सकते हैं अगर हम इक्वल दिया हो तो। अदरवाइज कंडीशन के अकॉर्डिंग या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A मस्ट बी इन द P, सो A इज सबसेट ऑफ B। ये हमारा होता है सबसेट। अब थोड़ा सा प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज समझते हैं कि किसी भी सेट के हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल सेट बनाया जाए या प्रॉपर बनाया जाए। समझिए, इंडिविजुअल बनाया जाए या पेयर वाइज बनाया जाए तो वो हमारा सबसेट में आता है। अब आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं इसका। जैसे ये हमारा मेन सेट है 1 2 3, हमको इसके सारे सबसेट बनाने हैं, सारे सबसेट बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो एक तो बनेगा 2 3 1 2 3 एंड 1 3 1 2 3 एंड 5 के हमारा सेट में आता है। तो कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो समझा, किसी भी सेट के सभी एलिमेंट का सिंगल या इंडिविजुअल सेट और पेयर वाइज या ग्रुप वाइज सेट जो होता है वो उसका सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसेट। यानी कि ये पूरा सेट इसको बिलोंग करेगा, ये भी इसको बिलोंग करेगा, ये सारे सेट किसको बिलोंग करेंगे? ए को। तो जो मेरा ए हुआ वो हो गया सुपर सेट। समझिए, ए क्या हो गया? सुपर सेट, और ये सारे हो गए उसके सबसेट। क्लियर है? इतना समझ में आया क्या आपको? अब सबसेट में लिखने के दो तरीके होते हैं, या सिंबल इसको बोल सकते हैं, दो तरह से होता है। ठीक है, पहला तो ध्यान रखिए, पहला होता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए should belong to element of B. Clear? All the element of A belong to B, but there is at least one element in B which is not belongs to A. इनमें थोड़ा समझाते हैं सिंपल लैंग्वेज में। यानी कि अगर A दिया है 1 2 3 तो B में 1 2 3 तो होगा, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो A से ज़्यादा होगा, जिससे कि वो इसके इक्वल ना बने। और जहाँ पे इक्वल नहीं बनता है वो हमारा होता है प्रॉपर। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। जैसे B दिया है 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर सबसेट। क्या हो गया? प्रॉपर। लेकिन अगर ये इक्वल होता तो ये होता इम्प्रॉपर। क्या होता? इम्प्रॉपर। ये होता है प्रॉपर, ये होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर के लिए सिंबल क्या होगा? अगर A हमारा B में है तो A सबसेट ऑफ B प्रॉपर के लिए। इम्प्रॉपर के लिए होता है A, यहाँ पे इक्वल भी आ गया क्योंकि जो A है वो सबसेट भी है और प्लस इक्वल भी है।
तो ध्यान रखिए, प्रॉपर का मतलब होता है कि हमेशा जो ए होना चाहिए उसके एलिमेंट बी से कम होने चाहिए हमेशा। लेकिन इम्प्रॉपर में एलिमेंट ऑफ ए कैन बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ बी। हो गया क्लियर? अब कितने सबसेट बन सकते हैं ये भी समझिए। हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम एनी सेट। देखिए अगर हम बनाते हैं इम्प्रॉपर, सिंपली बनाते हैं तो फॉर्मूला होता है 2 to the power n। ध्यान रखिए किसी भी सबसेट के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। लेकिन अगर हम बनाएंगे प्रॉपर तो उसमें इक्वल वाला पार्ट अभी हट जाएगा। अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, उसमें 1 2 3 भी आया था। तो यानी कि इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n माइनस 1। क्वेश्चन समझिए, इफ अ सेट having 5 elements, if a set having 5 elements, then how many proper subset can be formed? How many proper subset can be formed? The formula is 2 to the power 5 minus 1. Answer is 31. लेकिन अगर हम बोलेंगे सिर्फ how many subset can be formed, समझिए improper का यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे how many subset can be formed, तो आंसर आएगा 2 to the power 5 यानी 32। तो आपको समझ में गया होगा, सबसेट होता है कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हो तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और बी हमारा हो गया सुपर सेट। ठीक है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, देयरफॉर इट इज प्रॉपर सबसेट, और इक्वल है तो इम्प्रॉपर। सबसेट के लिए नंबर्स निकालने, हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म, तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर 5 माइनस 1, और प्रॉपर बोला जाएगा, और अगर सिर्फ सबसेट बोला जाएगा 2 की पावर 5। ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर। आगे समझ में, या वो क्लियर हो गया? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसकी जो लास्ट है वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। वो होता है हमारा यूनिवर्सल, सॉरी ट्रूथ बोल दिया हमने। देखिए बहुत इजी है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है? इट इज़ वेरी इजी। आपको बस समझना है कि अगर हम कोई सम कर रहे हैं या कोई एक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑल द एक्शंस हैव बीन अप्लाइड विद सेट, यानी कि जिस सेट के लिए वो एक्शन अप्लाई हो रहा है उस सेट को बोलेंगे यूनिवर्सल। जैसे हमको एक सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, और कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर सारे क्वेश्चन इसी को बिलोंग कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्लियर? ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ये हमारे होगा काइंड ऑफ सेट्स। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है, मतलब लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, आपको समझ जरूरी है, वो है हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि सिंबल्स हम क्या क्या यूज करते हैं, कुछ हमने आपको बता दिए, जैसे सबसेट का हो गया, एलिमेंट्स का हो गया, बिलोंग्स टू वगैरह। लेकिन जो मेन होते हैं वो थोड़ा आपको बता दें। पहला होता है, इसको बोलते हैं यूनियन। दिस इज नोन एज यूनियन। और हम लोग अगर मैथ्स की लैंग्वेज बोलेंगे उसको बोलेंगे और। अगर लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, समझिएगा जहाँ से लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ लिखा हुआ है ए यूनियन बी, इसका मतलब हुआ ऑल द, समझिएगा, इसका मतलब हुआ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग्स टू ए और बी। इसका मतलब हुआ कि या तो वो ए में होंगे या तो बी में होंगे या दोनों में होंगे, इधर ए और बी और बोथ। ये हमारा और का मतलब हुआ। एग्जाम्पल देते हैं आपको, 1 2 3 4 बी इक्वल टू 4 5। देखिए जो हमारा ए यूनियन बी आएगा, क्या समझिएगा, जो हमारा ए यूनियन बी आएगा वो क्या बनेगा, अब ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 हमारा कॉमन हो गया, एक ही बार लेंगे, हो गया, यानी कि आइदर ए और बी और कॉमन एंड 5। दिस इज कॉल्ड यूनियन। इसको हम लोग एडिशन बोल सकते हैं। वैसे एडिशन का मतलब ऐड करना नहीं होता, मिला के देना होता है, मिक्स करना होता है। तो यूनियन का मतलब होता है आइदर ए और बी और। क्लियर? दूसरा, अब आते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या समझिएगा, इस सिंबल को बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब होता है बोथ। बोथ यानी कि वो सारे एलिमेंट जो दो ए और बी में हो वो बी में भी हो। एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, ये ए है और ये बी है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है, वो है 4। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4 सेट में आएगा। लेकिन आगे समझ, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब एडिशन।
में कंबाइंड, इसका मतलब सिर्फ कॉमन वैल्यूज होती हैं। तो ये हमारे दो ऑपरेटर हुए, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाला लिखेंगे, थोड़ा बनाते हैं। देखिए माइनस बी, सेट्स में माइनस का मतलब होता है नॉट, माइनस का मतलब होता है नॉट। देखिए इसका मतलब होता है ए बट नॉट बी। ध्यान समझिएगा, ए माइनस बी का मतलब हुआ ए बट नॉट बी, यानी कि सारे एलिमेंट जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। ध्यान समझिएगा फिर से, इसका मतलब होता है ये वाला सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब होता है ए बट नॉट बी। अब देखिए यहाँ पे ए में 1 2 3 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 तक दिया हुआ है, तो 4 तो हमारा कॉमन हो गया। वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं होने चाहिए, 4 5 6 हटा देंगे तो आंसर आएगा सिर्फ 1 2 एंड 3। थोड़ा और समझते हैं, अगर हमको निकालना होता बी माइनस ए, तो बी में हो लेकिन ए में ना हो तो क्या बनेगा, सिर्फ 5 6। फिर आगे सुने, ध्यान रखिएगा 1 2 3 4, ए माइनस बी का मतलब हुआ ए बट नॉट बी, और बी माइनस ए का मतलब हुआ बी बट नॉट ए। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सिंबल है इसी के अकॉर्डिंग है। सॉरी एग्जाम्पल अभी चलेगा। क्या अगला जो है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, लास्ट ऑर्डर है ये, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक का मतलब हुआ या तो ऐसे लिखेंगे ठीक, या फिर ट्रायंगल। दो सिंबल होते हैं, या तो ऐसे बनाएंगे या फिर ऐसे, इनका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, देखिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो उनको छोड़ के, यानी कि एक्सेप्ट ए एंड बी, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कॉमन इन ए एंड बी। ठीक है, लैंग्वेज फॉर्म लिख देते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब ए और बी में तो हो लेकिन कॉमन वाले का ना हो, तो क्या बचेगा, हमारा कॉमन है 4, हट गया, आंसर आएगा 1 2 3 1 2 3 5 एंड 6 आ गया। ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है। ओके, तो ये हमारा लेक्चर 1 है, यही खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम सिखाएंगे। वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होल बुक, चाहे वो फिजिक्स की बात करें या मैथ्स की बात करें, वो हमारा वेन डायग्राम बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है, इसलिए उस टॉपिक को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, बाय।